हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलो सभी अच्छे हैं। चलिए तो मैं आपको बता दूं, कल जो हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर 5 पादप जल संबंध, ठीक है। तो पादप जल संबंध के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है भाई। और इसमें कल हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा और वो टॉपिक था परासरण। परासरण वाले टॉपिक में हमने क्या देखा? एक तो देखा क्वेश्चन है कि थेसिल कीप द्वारा परासरण के प्रदर्शन को समझाइए, ठीक है। किसके द्वारा? थेसिल कीप के द्वारा। एक तो थेसिल कीप द्वारा हमने प्रदर्शन देखा था, ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और इसमें समझने में क्या है भाई, बहुत सिंपल सी बात थी कि हम एक थेसिल कीप लेते हैं और इस थेसिल कीप के मुंह को किससे बांध देते हैं? पार्चमेंट पेपर से, चर्म पत्र से, ठीक है। किससे बांध देते हैं? पार्चमेंट पेपर यानी कि चर्म पत्र से बांध देते हैं, चर्म पत्र से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसको हम जल में रखें थेसिल कीप को, और इस थेसिल कीप में भर देते हैं शर्करा का घोल। क्या भर देते हैं? शर्करा का घोल। तो कुछ समय बाद क्या होता है, इस थेसिल कीप में जो शर्करा का घोल था उसका स्तर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस थेसिल कीप में जो शर्करा का सॉल्यूशन था, घोल था, उसकी सांद्रता इस जल से अधिक थी। तो जल के अणुओं ने क्या किया, इस पार्चमेंट पेपर जो कि एक प्रकार की अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह होता है, उससे पराश्रित होकर इस शर्करा के घोल के स्तर को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार हमने थेसिल कीप के माध्यम से ऑस्मोसिस की घटना को समझा था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट और बात की थी परासरण में। इसके जो हमने टाइप देखे थे, टाइप में मैंने आपको बताए अंतः और बही परासरण, ठीक है। और इन्हीं से रिलेटेड हमारे दो क्वेश्चन थे, एक तो था जीव द्रव्य कुंचन और एक था जीव द्रव्य विकुंचन, यही तो थे। अच्छा, एक कंसेप्ट आपको यहां पर इतना क्लियर करना था कि परासरण की घटना में जल के अणु, परासरण की घटना में जल के अणु हमेशा हाइपो टू हाइपर चलते हैं, हाइपो टू हाइपर, है ना। ये हमें अपने दिमाग में बात याद रखनी है कि परासरण की घटना में हमेशा जो जल के अणु होते हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चलते हैं, गमन करते हैं, ये फिक्स बात है। अब देखो, अंतः परासरण मैंने आपको बताया था, अंतः का मतलब अंदर, बही का मतलब बाहर। अंदर किसके? कोशिका के। बाहर किससे? कोशिका से। सिंपल सी बात है। अब आप दिमाग लगाएंगे कि भाई अंतः परासरण की घटना जब होगी तो हम कोशिका को किस सॉल्यूशन में रखेंगे, यही मुख्य बात है। केवल हम यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतः परासरण हमसे पूछ लिया गया तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपनी कोशिका को कौन से सॉल्यूशन में रखेंगे। तो आपके दिमाग में इतनी बात फिक्स होनी चाहिए कि अंतः तो मतलब अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो भाई जल का सिस्टम होता है हाइपो टू हाइपरटोनिक चलता है। अब जल किसकी तरफ रहा है? कोशिका की तरफ। तो कोशिका का सॉल्यूशन कैसा रहेगा? हाइपरटोनिक रहेगा। तो आप उसको कौन से सॉल्यूशन में रखेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे। किसमें? अंतः परासरण में। तो बताओ कहाँ रटने वाली बात है इसको, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिमाग में याद रखना है। बही परासरण, बही आप समझेंगे यार, इसमें बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा
कौन? जल के अणु। और जल के अणु कहाँ से कहाँ जाते हैं? हाइपो टू हाइपर। तो बाहर किससे निकल रहे हैं? कोशिका से। तो आपकी कोशिका का सॉल्यूशन कैसा है? हाइपो। और कैसे विलयन में रखेंगे आप उसको? फिर हाइपर में। बस हो गया वही परासरण। ठीक है। आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि जब हम किसी पैक्ट्री डिश में, अच्छा ये जो अंतः परासरण वाला और बही परासरण वाला है ना क्वेश्चन, ये अंतः परासरण आप इसको यहीं से कर लीजिए। प्रैक्टिकल में 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल में भी जब भी हमारे प्रैक्टिकल होंगे ना तो उनमें 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गई बात? हाँ, अंतः परासरण की घटना को पूछता है, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन दे दिया जाता है। समझ रहे ना? तो वहां भी हम इसको देखेंगे। देखो हम क्या करते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि एक किशमिश को हम पानी में भिगो देते हैं ना, तो सुबह तक जो हमारी किशमिश है वो फूल जाती है। फूलती है ना? क्यों फूली भाई? अरे जो हमारी किशमिश थी ना, जो पहले सूखी हुई सी थी, उसमें जो कोशिका का रस है, साइटोप्लाज्म, वो हाइपरटोनिक है। और जल कैसा है? हाइपोटोनिक। तो जो जल के अणु है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमारी कोशिका स्थित अवस्था में आ जाती है, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे अंतः परासरण। ठीक है। अब सुनिए, इसी फूली हुई किशमिश को इस फूली हुई किशमिश को यदि आप चीनी के घोल में रखेंगे, किस में रखेंगे? चीनी के घोल में, तो आपकी जो किशमिश है वो पिचक जाएगी। क्यों पिचक जाएगी? क्योंकि किशमिश का जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, और शर्करा का जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। समझ में आगे बात नहीं आई? तो ये अंतः परासरण की घटना है भैया, और ये बही परासरण की घटना है। समझ में आ गए दोनों एग्जाम्पल? ठीक है। कुंचन और विकुंचन दोनों इन्हीं पर डिपेंड थे। मैं आपको इस चैप्टर को इसलिए ज़्यादा अच्छी तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 100% 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार बोर्ड एग्जाम में। मतलब इस चैप्टर को वो छोड़ता ही नहीं है, 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इस बार थिसल कीप का डायग्राम पूछा था। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ध्यान रखना आप इस चीज को। कुंचन मैंने कितनी बार बताया है, ये आप हेडिंग में ही इनका सार छुपा हुआ होता है। तो कुंचन मतलब सिकुड़ना, किसका? जीव द्रव्य का। ठीक है। अब सिकुड़ेगा तो जब ऐसी कंडीशन में सिकुड़ेगा ना, इस कंडीशन में तो फूल रहा है, तो अंतः परासरण में तो फूलता है, बही परासरण में सिकुड़ता है। तो बस आप यहीं से उसकी थ्योरी बना देना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। समझ में आ गई बात? कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। तो वो आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि कोशिका में उत्पन्न दाब समझाइए, नहीं पूछेगा। वो केवल आपसे ये पूछेगा कि कोशिका में जो जो दाब उत्पन्न होते हैं उनमें से किसी एक दाब को आपसे पूछ लेगा। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी कोई कोशिका जो होती है उसमें कौन कौन से दाब उत्पन्न हो सकते हैं परासरण की घटना में। ठीक है। तो फर्स्ट वन जो हम बात करेंगे, जो पहला प्रेशर है वह होता है परासरण दाब। क्या होता है? परासरण दाब। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं स्थिति दाब, और एक होता है भित्ति दाब, और थर्ड है
विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, अभी इनके जो इंग्लिश नाम है हम बाद में बात करेंगे, जब हेडिंग के करेंगे तब कर लेंगे, या अभी बताऊं? चलो, परासरण दाब जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, यानी कि शॉर्ट में ओपी कहते हैं। ठीक है, और स्थिति को हम टर्गर और भित्ति को वॉल कहते हैं ना। प्रेशर तो आ ही जाएगा ना, तो टर्गर प्रेशर को आप टीपी बोलेंगे और भित्ति दाब को आप डब्ल्यूपी बोलेंगे, है ना। और ये जो है इसको हम डीपीडी बोलते हैं, आप डीपीडी को याद रखो ना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। तो आप ज़्यादा मत करो, ये आएगा नहीं, केवल आप मतलब टॉपिक तो आएगा, इंग्लिश नाम नहीं आएगा ना। आप इतना याद रखो डीपीडी, डीपीडी मतलब विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, चलिए, तो बात आ गई समझ में आपको। यहाँ पर हमारे सामने 4 प्रकार के विशिष्ट दाब हैं, और वो ऐसे दाब हैं जो परासरण की घटना में उत्पन्न होते हैं, और किसमें? कोशिका में। ठीक है, तो हमसे कोई भी एक प्रेशर एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। कोई भी एक प्रेशर, आपसे कभी भी तीनों की परिभाषा नहीं पूछेगा। हाँ, इतना जरूर है, वो आपसे इतना पूछ सकता है कि कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाबों के नाम बताओ। समझ में आ रही बात? नाम पूछ लेगा कि कोशिका में जो दाब उत्पन्न होते हैं उनके नाम बताओ, तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। वैसे तो 4 प्रेशर लग रहे हैं इसमें, ठीक है, पर आप इनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। स्थिति और जो भित्ति दाब है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको एक में ही रखा है। ठीक है, तो आपको याद रह जाएंगे ये 3 दाब: परासरण दाब, स्थिति दाब, भित्ति दाब और विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, बहुत अच्छी तरीका से आज आपको ये समझने, ठीक है, बेस्ट तरीके से पूरा दिमाग लगाना है, और वीडियो को पूरा देखा करो। कुछ बच्चे अभी भी कम देख रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो ही पूरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, और सुनिए, अब क्लियर है? एक एक की बात कर लें। अब सुनिए तो भाई, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं? ओपी कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी पहले थ्योरी लिखता हूं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकते हैं, ओपी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी विलयन का ओपी उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं के समानुपाती होता है। तो ओपी प्रोपोर्शनल विलेय के अणुओं की संख्या। सुनिए भाई, ये जो हमारे सामने थ्योरी है वो है परासरण दाब, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ओपी कहते हैं। देखो, ये है तो बहुत सिंपल, बहुत सरल है, लेकिन थोड़े कंफ्यूज भरे हैं, और अगर आपके दिमाग में सेट हो गए तो आप इनको कभी नहीं बोलेंगे।
रटना नहीं है, समझना है केवल। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक बात बता दूं कि अब हम जितनी भी घटनाएं पढ़ेंगे वो सभी परासरण से संबंधित है, पहली बात तो, ठीक है। और परासरण की जो घटना होती है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना बहुत ही जरूरी होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना, ठीक है। विलायक आप जानते हैं, विलेय आप जानते हैं, विलयन आप जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं, ठीक है। अब देखिए तो एक सीधी सी भाषा में मैं आपको ये बताऊं कि अर्धपारगम्य झिल्ली दो विलयन है। चलो एक बात समझो, यहां दिख जाएगा क्या आपको? चलो यहां बनाता हूं, मैं देखता हूं दिख रहा है क्या ना। चलो दिख रहा है, यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, देखो भाई, ये दो सॉल्यूशन है और ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। ये सॉल्यूशन और ये अर्धपारगम्य झिल्ली। हम एक बात मान लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है और ये वाला जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, ठीक है, मान लिया हमने। अब देखिए, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो दो सॉल्यूशन के बीच, हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली दो सॉल्यूशन के बीच में ही रहेगी, आप कभी भी देख लेना। देखो, जब आपने थ्रिसल की प्रकृति तो एक जल था और एक शर्करा का घोल था, उनके बीच में क्या थी? अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, नहीं है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसा प्रेशर डेवलप करती है, किसमें? सॉल्यूशन में, मतलब खुद नहीं करती, इसके द्वारा उत्पन्न होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे उत्पन्न होता है। देखो, अपनी थ्योरी के हिसाब से चलते हैं कि ऐसा दाब, एक इसमें दाब उत्पन्न हुआ, कोई भी दाब, अभी हम नहीं जानते वो क्या दाब है, लेकिन एक ऐसा दाब उत्पन्न हुआ इस सॉल्यूशन में जो अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। तो मैं यहां की बात कर लूं, मान लीजिए यहां पर एक दाब उत्पन्न हुआ और इस दाब की वजह से, इस दाब ने क्या किया कि यहां जो शुद्ध जल के अणु थे, इस विलयन में जल के अणु थे, वो अणु इस घोल में नहीं जा सकते, इधर वाले घोल में। बात समझो, इस वाले विलयन में एक ऐसा दाब उत्पन्न हुआ जिस दाब ने यहां के जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित जो घोल था उसमें नहीं जाने दिया। किसने नहीं जाने दिया भाई? एक दाब ने। उस दाब को हमने क्या नाम दे दिया? परासरण दाब। क्या नाम दे दिया? परासरण दाब। अब हमें ये सोचना है कि आखिर इस दाब ने इस यहां के जल के अणुओं को इधर क्यों नहीं जाने दिया। तो समझिए, वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च किया या प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि हम दो जल से भरे बीकर लिए हमने और उनके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई, तो जो जल के अणु थे ना, कहीं भी उनका आवागमन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों जल के अणु थे, सांद्रता समान थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बीकर में थोड़े चीनी के अणु डाले, चीनी डाली, बात समझना, एक बीकर में चीनी डाली और एक बीकर में कुछ नहीं डाला। तो हुआ क्या कि जो जिस बीकर में हमने कुछ नहीं डाला उसके जल के अणु उस बीकर की तरफ गए जिसमें हमने चीनी मिलाई थी, लेकिन
चीनी वाला जो विलयन बन गया उसके जल के अणु उस घोल में नहीं आए। नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे बहुत छोटा सा कंसेप्ट है भाई। मान लीजिए ये दोनों पहले जल थे, शुद्ध जल थे, ठीक है, तो इनमें कहीं भी कोई आवागमन नहीं हुआ वाटर का, क्योंकि ये आइसोटोनिक थे। अब हमने क्या किया, मैंने पहले ही लिख दिया है भाई ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है, मतलब मैंने इसमें चीनी डाल रखी है और ये शुद्ध जल है, इतना मान लो आप, ठीक है। तो ये हाइपोटोनिक रहेगा, ये हाइपरटोनिक रहेगा। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसमें सॉल्यूट डाले, विलय के कण डाले यानी कि चीनी, तभी तो इसकी सांद्रता ज्यादा हुई। तो मैंने इसमें क्या ऐड किया है एक्स्ट्रा, सॉल्यूट, विलय। तो जिससे क्या हुआ कि इसके जो जल के अणु थे वो अब इधर नहीं जाएंगे, जबकि हाइपोटोनिक के जल के अणु इधर आएंगे। क्लियर सी बात है। तो यहां इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के जो जल के अणु हैं वो इधर क्यों नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि यहां पर विलय के अणुओं के कारण एक प्रेशर डेवलप हुआ, और जो प्रेशर डेवलप हुआ उस प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई बात ऑस्मोटिक प्रेशर की, परासरण दाब की। डेफिनेशन समझो आप कि वह दाब जो विलायक के अणुओं को, मतलब जो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक रहेगा उसके विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित गोल में प्रवेश करने से रोकता है, वह क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो देखिए यहाँ जो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक था उसके विलायक के अणुओं को कोई प्रेशर यहाँ जाने से रोक रहा है, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। इस बात का क्लियरिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने खुद नीचे लिखा है कि किसी विलयन का ओपी परासरण दाब उसमें उपस्थित विलय के अणुओं के समानुपाती होता है। क्या लिखा है उसने कि किसी विलयन का ओपी, कोई भी सॉल्यूशन है उसका परासरण दाब किसके समानुपाती होगा, विलय के अणुओं के समानुपाती होगा। क्या मतलब है इसका, मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं जितने सॉल्यूट के अणु डालूंगा इसका ओपी उतना ही बढ़ता जाएगा। मतलब क्या हुआ इस बात का कि भाई मैं इसमें जितना विलय डालूंगा उतना ही ये सांद्र होता जाएगा और उतना ही इसमें ओपी बढ़ता जाएगा, जिससे इसके जो जल के अणु हैं वो बिल्कुल भी अर्ध पारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर नहीं जा सकते, क्योंकि हम जानते हैं ओपी वह दाब होता है जो विलयन के विलायक के अणुओं को दूसरी विलयन में जाने से रोकने के लिए होता है। और ये दाब डेवलप कब होता है, विलय के अणु मिलाने पर। यदि हम विलय के अणु नहीं मिलाएं तो उसका ओपी शून्य होता है। नहीं आई बात समझ में? अर्थात शुद्ध जल जो होगा उसका ओपी कैसा होगा, कम होगा। समझ में आ गई बात? और जो विलयन जितना सांद्र होगा उसका ओपी उतना ही ज्यादा होगा। नहीं आई बात समझ में? इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि ये शब्द अभी आपके आगे के क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। कौन सा? कि जिस विलयन की जितनी अधिक सांद्रता उसका उतना ही अधिक ओपी। बताओ होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि आप कह रहे कि सर इसकी सांद्रता सबसे ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा चलो ठीक है इसकी सांद्रता सबसे ज्यादा है, तो क्यों है ज्यादा? आप बोलेंगे सर इसमें विलय के अणु बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई जब इसमें विलय के अणु ज्यादा हैं तो हमने तो एक बात पढ़ रखी है कि जो ओपी होता है वो विलय के अणुओं की संख्या के कैसा है, समानुपाती है। तो फिर आप तुरंत बोल देंगे सर ये समानुपाती है ना, तो इसका ओपी उतना ही अधिक होगा जितना ये हाइपरटोनिक रहेगा।
बताओ क्या दिक्कत है इसमें। और जिस विलयन की सांद्रता जितनी कम होगी, कंसंट्रेशन जितना कम होगा, उसका ओपी उतना ही कम होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। और शुद्ध जल का ओपी वो कैसा होगा, शून्य होगा, नगण्य होगा या बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये बात आप यहां से याद रख लेंगे, क्योंकि ये बात अभी आगे काम आने वाली है। ठीक है, हाँ। तो आप बताइए पहला प्रेशर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम ओपी कह के चल रहे हैं। एक दिमाग में इतनी सी बात याद रखो कि यार ओपी परासरण दाब, और परासरण का मतलब होता है हाइपो टू हाइपर होता है। तो एक ऐसा दाब जो विलायक के अणुओं को दूसरी ओर जाने से रोके, उसे ओपी कहते हैं। और ये विलय के अणुओं के समानुपाती है। तो अर्थात जो विलयन जितना सांद्र होगा उसका ओपी उतना ही अधिक होगा, और जो कम सांद्रता वाला होगा उसका ओपी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये आपको पहला दाब समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की है। और मैंने यहाँ पर ये मुख्य बात है जो हमारे अभी आगे काम आने वाली है। ठीक है, इस शब्द को आप याद रखेंगे तो आगे के हमारे टॉपिक भी क्लियर होंगे। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास पहला दाब, जिसको हम क्या कह रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर कह के चल रहे थे। ठीक है, सेकंड है स्थिति दाब और वृत्तीय दाब। इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं टीपी और डब्ल्यूपी। ठीक है भाई, देखिए यदि कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए तो उसमें जल के अणु प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर अपकेंद्री दाब लगाती है, जिससे कोशिका अपकेंद्री दाब लगाती है जिससे कोशिका स्थित अवस्था में आ जाती है। इसे टीपी कहते हैं। नेक्स्ट, टीपी के कारण कोशिका भित्ति तनाव में रहती है और वो झिल्ली पर उतना ही विपरीत दाब लगाती है। अतः भित्ति द्वारा लगाया गया दाब डब्ल्यूपी कहलाता है। सुनिए भाई, स्थिति दाब और जो भित्ति दाब है वैसे बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, हाँ भाई, तो स्थिति दाब और भित्ति दाब ये क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक छोटी सी बात समझो आप। देखिए हमने क्या किया, एक कोशिका है प्लांट सेल, और प्लांट सेल के बारे में आप जानते ही हैं कि प्लांट सेल पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और एक सेल वॉल होती है ना कोशिका भित्ति। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्थिति दाब, टर्गर प्रेशर। तो क्या होता है टर्गर प्रेशर, सुनिए।
कि यदि हम किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखें, अब एक सिंपल सा फंडा है, अरे थोड़ा एक दो दिन में कुछ नई व्यवस्था करते हैं। देखिए, यदि इस कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए, अब अल्प पराशरी विलयन है तो सिंपल सी बात है कि जल के अणु यहां से यहां प्रवेश करेंगे कोशिका में। अब खुद दिमाग लगाना आप, सुनिए कि जब इस कोशिका में जल के अणु प्रवेश करेंगे तो इसके कोशिका द्रव्य में तो जाएंगे जल के अणु, और कोशिका द्रव्य को घेर कर कौन रखती है? कोशिका झिल्ली रखती है ना। तो जब जल के अणु इस कोशिका में प्रवेश करेंगे तो इसकी कोशिका झिल्ली बताओ फूलेगी कि नहीं फूलेगी? फूलेगी कोशिका झिल्ली। और जब कोशिका झिल्ली फूलेगी तो क्या होगा कि वो कोशिका भित्ति पर एक प्रेशर डालेगी। अरे यार कितनी सिंपल है बात है, कोई कोशिका है और उसको आप अल्प पराशरी विलयन में रखो, तो अल्प पराशरी विलयन में रखा तो कोशिका फूलेगी, ये फिक्स है ना। अब कोशिका फूलेगी तो कैसे फूलेगी कि जो उसकी कोशिका झिल्ली थी ना वो फूलना स्टार्ट करेगी। अब कोशिका झिल्ली फूलेगी तो भाई उससे टच है कौन? कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका झिल्ली ऊपर की तरफ इस भित्ति पर एक प्रेशर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? लगाएगी ना। और इससे क्या हो रहा है कि कोशिका फूल रही है। स्फीति का मतलब होता है फूलना। तो इसी प्रेशर को हम क्या कह देते हैं? स्फीति दाब कह देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट है भित्ति दाब, कि भाई ये कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर जितना प्रेशर लगा रही है उतना ही विपरीत दिशा में प्रेशर, जिसको हम अभिकेंद्री प्रेशर बोलेंगे, ठीक है भाई। कोशिका झिल्ली इस कोशिका भित्ति पर एक प्रेशर लगा रही है, ठीक है, तो उतना ही विपरीत प्रेशर ये कोशिका भित्ति इस कोशिका झिल्ली पर भी लगाती है, ठीक है। तो भित्ति द्वारा झिल्ली पर लगाया गया जो दाब है वो क्या कहलाता है? WP कहलाता है, वॉल प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको दो दाब समझ में आ गए, TP और WP, स्फीति दाब और भित्ति दाब, ठीक है भाई। स्फीति दाब का मतलब, स्फीत का मतलब होता है फूलना, ठीक है। और कोई कोशिका कब फूलेगी? जब आप उसको अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे। अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे तो जल के अणु उसमें प्रवेश करते हैं, और जल के अणु प्रवेश करेंगे कहाँ? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य को कवर कौन करके रखती है? कोशिका झिल्ली। तो भाई सबसे पहले तो कोशिका झिल्ली फूलेगी, और कोशिका झिल्ली के ऊपर कौन है? कोशिका भित्ति। तो आप मुझे बताइए कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर ऊपर की तरफ दाब लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बस इसी दाब को आप टर्गर प्रेशर बोलेंगे, है ना। अब देखो, कोशिका फट नहीं जाए, कोशिका फट नहीं जाए, इसीलिए कोशिका भित्ति क्या करती है कि जितना प्रेशर कोशिका झिल्ली लगाती है उतना ही प्रेशर वो अंदर की तरफ लगाती है, जिससे कोशिका एक सामान्य अवस्था में बनी रहती है, अर्थात ब्लास्ट नहीं होती। तो कोशिका भित्ति के द्वारा झिल्ली पर जो अभिकेंद्री या अपोजिट प्रेशर लगाया जा रहा है उस प्रेशर को हम WP कहते हैं। ये बहुत छोटे से दो कंसेप्ट हैं, क्लियर है। यदि मैं इस स्थान पर एक जंतु कोशिका रखता, जंतु कोशिका मान लीजिए मैंने यहाँ पर RBC को रख दिया, और RBC को मैंने रख दिया अल्प पराशरी विलयन में, तो क्या होगा बताइए मुझे। मैं आंसर देखूंगा, अभी बताऊंगा नहीं, आंसर आप मुझे नोट करके बताना।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए कि यदि मैं प्लांट सेल के स्थान पर आरबीसी लूँ या जंतु कोशिका लूँ और उसको अल्प पराशरी विलयन में रखूँ तो क्या होगा और क्यों होगा, ये आपको आंसर देना है अपने दिमाग से सोच समझकर। ठीक है, हाँ मैं देखूंगा, वेट कर रहा हूँ मैं। और आप पहले भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किए थे, देख रहा हूँ मैं सभी को। ठीक है भाई, हाँ तो इसका आंसर ज़रूर चाहिए मुझे। चलिए, तो ये आपको दो दाब समझ में आ गए, स्फीति वित्ती और एक हमारा परासरण दाब। ठीक है भाई, अब हम लास्ट बात करते हैं थर्ड दाब है विसरण दाब न्यूनता। क्या है? विसरण दाब न्यूनता, जिसको हम क्या कहते हैं, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। डेफिशिएट मतलब कमी होता है ना, तो न्यूनता। ठीक है, तो देखिए क्या है विसरण दाब न्यूनता। शुद्ध जल का विसरण दाब उच्च होता है यदि इसमें विलय मिलाया जाए तो इसके विसरण दाब में कमी आती है। अतः शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसे विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई देखिए, डीपीडी तीसरा जो दाब है वह है विसरण दाब न्यूनता, जिसको हम डीपीडी कहते हैं। ये डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है थोड़ा सा, मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक दाब देखा था परासरण दाब, देखा था परासरण दाब, और यह है विसरण दाब। विसरण दाब का मतलब होता है एक वह प्रेशर जो जल के अणुओं को विसरित करने की क्षमता प्रदान करता है। तो भाई शुद्ध जल जो होता है उसी के अणु ज्यादा मात्रा में विसरित होते हैं। तो एक सिंपल सी बात हो गई कि शुद्ध जल जो होता है उसका विसरण दाब सबसे ज्यादा होता है। एक शुद्ध जल का मतलब जिसमें सॉल्यूट नहीं है। ठीक है, और आप अपोजिट बात कीजिए कि शुद्ध जल का परासरण दाब कैसा होता है, बिल्कुल नगण्य, शून्य, कम, मतलब सबसे कम। नहीं आई बात समझ में? अरे शुद्ध जल का विसरण दाब तो हाई होगा लेकिन परासरण दाब सबसे कम होगा। इसी प्रकार किसी विलयन का परासरण दाब तो उच्च होता है लेकिन विसरण दाब उतना ही कम होता है। ये दो बात आप समझ लेना। ठीक है, अब वो इसी से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन बनेगा। वो क्या कह रहा है कि यदि हम इसमें विलय मिलाएं, किसमें? शुद्ध जल में। समझदार हैं अब आप? यदि आप शुद्ध जल में विलय मिलाएंगे, सॉल्यूट मिलाएंगे, तो आप बताइए उसके विसरण के दाब में अधिकता होगी या कमी होगी? अरे भाई, विलय मिलाने पर तो परासरण दाब बढ़ता था,
क्योंकि ओपी प्रोपोर्शनल विलय के अणुओं की संख्या। नहीं आई बात समझ में? लेकिन यहाँ क्या होगा कि यदि हम शुद्ध जल में विलय मिलाएं तो ओपी तो बढ़ेगा लेकिन विसरण दाब कम होगा। समझ में आ गई बात? हाँ, अब वो इसीलिए उसने एक परिभाषा बना दी कि शुद्ध जल की तुलना में, एक शुद्ध जल है उसकी तुलना में विलयन के विसरण दाब में, एक तो है शुद्ध जल और उसमें हमने मिलाया विलय तो वो विलयन बना, तो शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जो कमी होती है उसी को हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अरे कितना सिंपल है, हेडिंग ही बता रही है भाई। मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि बायोलॉजी की तो हेडिंग में ही उनका सार छपा हुआ है। विसरण दाब न्यूनता अर्थात विसरण दाब में कमी। कब होगी कमी? जब आप शुद्ध जल में सॉल्यूट मिलाएंगे तो विसरण दाब में कमी लेकिन परासरण दाब में अधिकता। क्या दिक्कत वाली बात है भाई? बहुत छोटी सी तो बात है। ठीक है, तो बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें? आप ऐसी टेंशन लेते रहते हो। अरे भाई बहुत सिंपल सी बायोलॉजी है, बहुत सिंपल। ठीक है, इसको तो बस पढ़ने वाला और विश्वास करने वाला होना चाहिए। नोट्स पढ़ते जाओ, विश्वास कीजिए 100 की 100 नंबर आएंगे इस बार टारगेट में। समझ में आ गई बात? इस बार थोड़े से चूक गए लीव की वजह से। इस बार लीव से हमें कोई मतलब नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंट आपको रखना है। ठीक है, हाँ, तो ध्यानपूर्वक समझना आप है ना। चलिए, तो ये विसरण दाब न्यूनता समझ में आ गई आपको। एक अपने क्या है माइंड में कंसेप्ट बना के रखा करो, ऐसे नहीं रटने से काम नहीं चलता। जैसे मैं बना के रखता हूँ भाई कि यार ये विसरण दाब न्यूनता है, इनको पता है क्या होते हैं, टीचर भी कई बार बोल जाते हैं इनको, लेकिन मैं कम क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैंने इनके क्या है कंसेप्ट बना रखे हैं दिमाग में। ठीक है, हाँ, तो कंसेप्ट कैसे आपने देखा होगा, बहुत कम ही गलती होती है। ठीक है, हाँ, तो क्यों भाई? क्योंकि इनके कंसेप्ट होते हैं माइंड में। जैसे अब मैं सोचूंगा कि यार ये विसरण दाब न्यूनता क्या है, तो मैं पहले तो हेडिंग पढ़ जाऊंगा कि जरूर विसरण के दाब में कमी हो रही है। फिर मैं सोचूंगा कि जो शुद्ध जल होता है उसका डीपी कम होता है, डीपी मतलब विसरण दाब, वो डीपी ज़्यादा होता है और जो ओपी होता है वो बहुत कम होता है शुद्ध जल का। अब मैं सोचूंगा यार इस विसरण के दाब में कमी कब हो सकती है? अरे कमी तो जब होगी जब इसमें मैं विलय मिला दूंगा शुद्ध जल में, क्योंकि विलय मिलाने पर ओपी बढ़ता है डीपी कम होता है और हम पढ़ रहे हैं डीपीडी विसरण दाब न्यूनता। तो मैं सीधी सी बात कह दूंगा कि यदि हम शुद्ध जल में जितने विलय मिलाएंगे उतना ही उसका डीपी क्या होगा, कम होगा। तो शुद्ध जल की तुलना में विलयन में जितनी डीपी की कमी आती है उसी को हम डीपीडी कहते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, समझ में आ गई बात डीपीडी की, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और वो शब्द क्या है कि विलयन का डीपीडी विलायक को अवशोषित करने की क्षमता का द्योतक होता है, द्योतक होता है जो ये। अतः से चूषण दाब सक्शन प्रेशर कहते हैं। देखिए ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एक बात आप समझना। मैंने आपसे एक बात कही कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का जो डीपीडी है वो कम है या ज़्यादा, मतलब डीपीडी ज़्यादा है। बात समझो आप, देखो अंतर समझना आप। मैंने आपसे ये कहा कि डीपीडी ज़्यादा, तो डीपीडी ज़्यादा का मतलब है कि वो उतना ज़्यादा सांद्र है। क्यों? अरे नहीं आ रही आपको बात समझ में?
डीपीडी ज्यादा का मतलब, अरे भाई डीपीडी का मतलब है कमी, किसमें? विसरण दाब में। समझ में आ गई बात? अगर डीपीडी कम है तो इतना समझो कि भाई डीपी का मान बढ़ा हुआ है। नहीं आई बात समझ में? डीपीडी कम है तो डीपी का मान बढ़ा हुआ है। अगर मैं डीपी कम बोलूंगा तो सीधी सी बात हो जाएगी, लेकिन मैं डीपीडी कम बोलूंगा तो समझ लेना डीपी का मान ज्यादा है। और डीपीडी ज्यादा बोलूंगा, डीपीडी का मतलब कमी ज्यादा है विसरण दाब की, तो वह सिंपल सी बात है ना। तो किसी विलयन का डीपीडी जितना अधिक होगा, अब डीपीडी अधिक होगा तो बताइए ओपी का मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा? परासरण दाब नहीं होगा। देखो आप बात समझो, ये विलयन है ना। देखो कुछ बच्चे नहीं समझते, कम बच्चे, मतलब हर बच्चा कैचअप नहीं, एक क्षमता नहीं होती कैचअप करने की। देखिए ये विलयन है ना। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें मैंने सॉल्यूट मिलाए, जल था ये, सॉल्यूट मिलाए, तो जो डीपी है उसके मान में कमी आई सॉल्यूट मिलाने से, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ डीपीडी है डीपीडी। अब ये कम है या ज़्यादा है हमें नहीं पता। अब मैं आपसे ये कहूँ कि चलो इसके डीपीडी के मान में वृद्धि कीजिए, इसके डीपीडी के मान में वृद्धि, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे ना। अरे तभी तो डीपीडी के मान में वृद्धि होगी जब आप ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे, और जब सॉल्यूट ज़्यादा मिलाएंगे तो उसकी सांद्रता उतनी ही ज़्यादा नहीं होगी क्या? और सॉल्यूट मिला रहे हैं तो क्या होगा? ओपी के मान में उतनी ही वृद्धि हो रही है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ओपी विलय के अणुओं के समानुपाती होता है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात कि डीपीडी में वृद्धि हो रही है, डीपीडी में, तो समझ लेना उसका ओपी बढ़ रहा है। अब ये मत समझना कि डीपीडी में वृद्धि हो रही है तो वो कमी है। अरे भाई कमी में ही वृद्धि करनी है आपको, है ना। और मैं आपसे कहूँ चलो ठीक है इसका डीपीडी को कम कीजिए, तो आप क्या करेंगे? इसमें जल मिलाएंगे ज़्यादा, तभी तो उसकी डीपीडी में कमी आएगी, अर्थात विसरण दाब जो न्यूनता है उसमें कमी होती जाएगी। ठीक है, अब देखो किसी विलयन का डीपीडी है ज़्यादा, अब इसका डीपीडी ज़्यादा है, कब हुआ? जब हमने इसको ज़्यादा सांद्रित किया, तो इसका ओपी उतना ही बढ़ेगा, और ये जितना सांद्र होगा वो दूसरे विलयन से जल के अणुओं को अवशोषित करने की क्षमता भी तो उतनी ही रखेगा। क्यों? अरे इसकी सांद्रता ज़्यादा है, और जल के अणु परासरण में हाइपो टू हाइपर चलते हैं। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब समझो कि किसी विलयन का डीपीडी जितना अधिक होता है ना, वो जल को अवशोषित करने की क्षमता का क्या होता है? घोतक होता है। यदि किसी विलयन में डीपीडी नहीं हुआ तो समझ लेना उसकी सांद्रता कम है, और जिसका जितना अधिक डीपीडी होगा उसकी सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम डीपीडी को चूषण दाब कह सकते हैं, सक्शन प्रेशर कह सकते हैं। अर्थात डीपीडी एक ऐसा भी दाब है जो जल को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाता है या उसका प्रतीक होता है, तो इसलिए हम इसको सक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं। क्लियर है बात? इसको आप बना लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई, तो बताओ आपको इन तीनों दावों में कोई दिक्कत? अब हम कल अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, और दो टॉपिक और हैं, दो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज आपको ये तीन दाब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको आपको समझना है। ठीक है, हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, तीनों दाब बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए, है ना। ओपी क्या है? अरे ओपी कुछ नहीं है। क्या है फिर ओपी कुछ नहीं है तो? अरे एक एस ऑफ प्रेशर है,
जो अर्ध पारगम्य झिल्ली की दूसरी तरफ विलयन के वो विलायक किरणों को जाने से रोकता है बस। और क्या है ओपी के बारे में कि सर ये विलय किरणों के समानुपाती होता है, बस हो गई बात। टीपीडब्ल्यूपी आप जानते ही हैं कि किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख दिया तो कोशिका फूलेगी, फूलेगी तो झिल्ली स्फीत पर दाब, झिल्ली भित्ति पर दाब लगाएगी, उसको स्फीत अवस्था में आ जाएगी, उसी को टीपी बोलेंगे। बदले में भित्ति झिल्ली पर प्रेशर लगाती है, उसको डब्ल्यूपी बोलते हैं। विसरण दाब न्यूनता सीधी सी परिभाषा है कि शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसको हम डीपीडी कहते हैं। अब क्यों हुई कमी समझने के लिए आपको कंसेप्ट रखना है कि शुद्ध जल का डीपी हमेशा उच्च रहता है, यदि इसमें हम विलय मिला दें तो डीपी के मान में निरंतर कमी आती जाएगी, और जितना अधिक विलय मिलाएंगे उतनी ही इसमें कमी आती जाएगी बस। और डीपीडी के बारे में क्या मुख्य बात है कि डीपीडी एक सक्शन प्रेशर भी होता है। क्यों? क्योंकि जिस विलयन का जितना अधिक डीपीडी उसमें जल अवशोषित करने की उतनी ही क्षमता होती है। तो क्या दिक्कत है भाई इसमें? ठीक है, तो आज इन तीनों दावों को कर लेना, बाकी बातें करेंगे